हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम ये क्वेश्चंस कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से ये क्लास कर लीजिएगा और क्विज के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, देखिए हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिछले क्लास में 60 तक करवा दिया था। ठीक है, और ये क्लासेस आप जितने भी स्टूडेंट हैं टेक्निकल एग्जाम कोई भी अगर देना चाह रहे हैं तो उन सभी के लिए हो जाएगा तैयारी इसमें। ठीक है, पहली बात ये कि ये तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है और जो लोग इलेक्ट्रिशियन के हैं उनके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनके जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक के सिलेबस में भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, लगभग आपके 40% ऐसे सिलेबस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो लोग भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, 61 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। सभी लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। समानता जांच से प्राय का पता लगाया जा सकता है। मीन्स कि अ पैरिटी चेक यूजुअली कैन डिटेक्ट, मतलब पिछली क्लास में अगर आप लोग अटेंड किए थे तो वहां पे आपको पता होगा कि मैंने प्रायोरिटी चेकर के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो पैरिटी चेकर होते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा गेट यूज कर रहे थे, एक्सॉर गेट का यूज कर रहे थे। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो पैरिटी चेकर होते हैं या पैरिटी जो चेक करते हैं तो कितने बीट को हम लोग वहां पे चेक करते हैं। ठीक है, 8 बीट देख के आप सभी को कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे 8 बीट नहीं होगा। बताना है कि 1 बीट होगा, 2 बीट होगा, 8 बीट होगा या फिर कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो 8 बीट तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें जो पैरिटी चेक जो होता है वो 1 बीट को किया जाता है। ठीक है, कितने बीट को, 1 बीट को किया जाता है और ये चेकिंग कौन करता है, तो एक्सऑर गेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज कभी कभी आपसे अगर पूछ दिया तो एक चीज और भी ध्यान रखना, जो पैरिटी चेकर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो एक आपका हो जाएगा इवन हो सकता है, दूसरा क्या है, ऑड। ठीक है, तो ये दो पैरिटी चेकर होते हैं या पैरिटी बिट कह सकते हैं उसको। दो पैरिटी बिट होते हैं, इवन और ऑड। इवन में क्या होगा, जब आपका यहाँ पे आप लेते हो 111, ठीक है, तो इसका जो बीट होगा अगर ये 1 आता है तो ये आपका किस में आएगा, इवन में आएगा। उसके बाद अगर आपका 111 है, ठीक है, ये रिजल्ट आया आपका, और इसका जो आपका बीट बचता है, ठीक है, पैरिटी बचता है, वो अगर 0 होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये एरर आता है 0 और इसमें 1 आता है तो अभी अगर आपका जो आपका पैरिटी होता है अगर ऑड आता है तो वहां पे वो क्या रहेगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। डिजिटल का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाए थे, आप लोग वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सॉल्व करना है आपको। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग का आंसर यहाँ पे बताइएगा कि क्या होगा। बोल रहा है कि द्विआधारी, यानी कि आपका जो बाइनरी होता है उसको हम लोग द्विआधारी कहते हैं। ठीक है, द्विआधारी रूप में दशमलव अंश 0.375 है ना, क्या है, 0.375 है। तो अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ओके, बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट आपको अगर करना है तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, तो पॉइंट से राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी अगर पूछेगा तो इसके बेस में क्या होता है, बाइनरी के बेस में 2 होता है। ठीक है, बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो आपका जो राइट साइड वाला, जो पॉइंट के राइट साइड वाले जो नंबर रहेंगे उसको आपको क्या करना होता है, 2 से गुना करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 375 इंटू करना है आपको 2। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप बताना है कि इसका जो आंसर होगा लगभग कितना आ जाएगा आपका। ये आंसर लगभग आपका आ जाएगा 750 आएगा, है ना, 0.750 आ जाएगा। तो सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है। 375 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 75 इंटू 2 को करते हैं तो कितना आता है, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 0.75। ठीक है, 75 होगा। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो नंबर है आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, तो ये इसका बाइनरी बिट में काउंट होगा। और फिर राइट वाला नंबर होगा, जब आप इसको क्या करिएगा, फिर से यहाँ पे ले आइएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 5 गुने करिए यहाँ पे 2। ठीक है, या यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से आप इसको गुना कर सकते हैं। अब गुना करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 50। ठीक है, 50। अब यहाँ पे ये वाला जो बीट है ये बीट आपका रहेगा। उसके बाद आप 50 को ले आएंगे इधर, तो पॉइंट करके और 50 करिएगा, इंटू करिएगा यहाँ पे 2, और इसको फिर अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा आपका, तो आंसर आपका कुछ आ जाएगा 1 पॉइंट के करीब आ जाएगा। ठीक है, 1.000 के करीब आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपका 0 आ रहा है, 0 से 0 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, 0 पॉइंट करते हैं 000 को, ठीक है, इंटू 2, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0.00। अब आपको देखना ये है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जितने भी बिट है उसको आपको क्या करना है, लिखना है बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या आंसर हो जाएगा। तो इधर से आप नीचे से चलेंगे, ठीक है, सॉरी, जब आपको क्या करना होता है, बाइनरी लिखना होता है, तब आपको ये राइट साइड वाले नंबर को क्या करना होता है, जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको इधर से नीचे आना पड़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना है, 0 है। ठीक है, तो 0 पॉइंट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 0110, ठीक है, 0110। अब आप यहाँ पे आंसर ले आएंगे, कितना आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग ढंग से कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, बट आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, 0.011 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसको नोट करते जाना। 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, एक डेकेड काउंटर के लिए अपेक्षा है, अ डेकेड काउंटर रिक्वायर्स, अब कितने रिक्वायर्स यानी कितने फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायर्स आपका इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि जो डिकेड काउंटर होता है, ठीक है, जो आपका डिकेड काउंटर होता है, इसको हम लोग डेसिमल काउंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, डेसिमल काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मोड होता है, ठीक है, इसमें जो मोड होता है यानी कि जो बने होते हैं काउंटर, मोड 10 होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, मोड 10 काउंटर भी हम इसको कहते हैं, मोड 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि इसका जो रेशियो होता है काउंटर का, ठीक है, इसका काउंटर का रेशियो वो 10:1 काउंटर, यानी कि ये सब इसका नाम है एक तरह का। ओके, अब आपको बताना ये है इसमें जो फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं डिकेड में, वो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं। कितने, 4 फ्लिप फ्लॉप। अगर आपको इसको निकालना है तो ध्यान से 10:1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10:1 आ रहा है। तो ये 10:1 है, तो आपको कम से कम कितना नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो देखो, एक फॉर्मूला हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2 के पावर n होता है। ठीक है, अब अगर 2 के पावर यहाँ पे 3 रखो तो
तो ये कितना बनेगा आपका 8 बनेगा। देखो ये इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब 2 के पावर 4 में चलो, तो 2 के पावर 4 में आपका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो फ्लिप फ्लॉप का नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रहेगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी नंबर आंसर सही कर लेना, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोलिए बीजावली के अनुसार 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को रूप में सरल किया जा सकता है, यानी कि बुलियन अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैन बी सिंप्लीफाइड। अब आपको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू यानी बुलियन अलजेब्रा के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो आपको इसको उसका आंसर क्या होगा ये बताना है। देखो पहले चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ से कि ये जो 1 होता है, ठीक है, ये तो 1 होता है तो इसका तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो वेरिएबल होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, या फिर यहाँ पे 0 भी हो सकता है या फिर यहाँ पे 1 भी हो सकता है। ठीक है, और आप जानते हो कि ये जो प्लस होता है, प्लस किसको डिनोट करता है, ऑर गेट को। ये ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था, तो देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आपके। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 1 प्लस ए है, तो जब भी आप क्या करते हो, आप 1 एक बार 0 को जोड़ोगे तभी 1 आएगा, 1 को जोड़ोगे तभी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का पूरा वैल्यू, इसका 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 बस सारे को कैलकुलेट अगर करोगे तो उसका वैल्यू टोटल का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छी तरीके से। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक बाइट का डैश समूह है, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। पूछ रहा है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ठीक है, ग्रुप पूछ रहा है कि कितने बिट का ये ग्रुप होता है। तो एक बाइट जो होता है बताना है, सभी लोग बताइएगा 65 नंबर क्वेश्चन का कितना होगा। 8 बिट का होता है, कितना होता है 8 बिट का। सभी को पता होना चाहिए कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिट होते हैं, ठीक है, वो बिट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, 0 और 1, 2 बिट होते हैं। सभी लोग को पता है डिजिटल जो होता है वो आपके 0 और 1 पे ही वर्क करता है। ठीक है, हाई और लो पे जी करता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इससे रिलेटेड है, 2-3 जो हम आपको बता देते हैं। अगर निब्बल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे निब्बल आपके जो होंगे उसमें कितने बीट होंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो एक निब्बल होता है उसमें 4 बीट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 बीट होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद 1 बाइट अगर पूछता है तो आप जानते हो कि 8 बीट होता है, और 1 बाइट में कितने निबल्स होते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि 1 बाइट में कितने निबल होंगे आपके, तो आपको याद रखना है कि 2 निबल होते हैं। कितने होते हैं, 2 निबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ना आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, और इसको नोट करने के बाद आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रणाली में ऋणात्मक पुनर्भरण जोड़ देने से विरूपण बढ़ जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ निगेटिव फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक की बात कर रहा है, कौन सा फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक। अगर किसी सिस्टम में आप निगेटिव फीडबैक को जोड़ देते हो, ठीक है, तो उससे उस पर क्या असर पड़ता है, क्या इंक्रीज डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन जो होता है सिस्टम में वो क्या होता है, बढ़ जाता है, या फिर डिक्रीज द स्टेबिलिटी, उसकी जो स्थिरता होती है क्या वो सिस्टम की वो कम हो जाती है। डिक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस, क्या उसके इनपुट इम्पीडेंस पे असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो कम हो जाता है, या फिर जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बढ़ जाता है, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये आपका एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिक्रीज द आउटपुट इम्पीडेंस। जब हम लोग ऋणात्मक
जो फीडबैक होता है जब हम इसका यूज करते हैं सिस्टम में, तो वहां पे जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। एक आर एल परिपथ का प्रतिरोध यानी रजिस्टर जो है वो 3 ओम है। ठीक है, और जो आपका प्रतिघात है यानी कि जो आपका इम्पिडेंस है वो कितना है, 4 है। तो उस परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि इम्पिडेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके, एन आर एल सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, जो सर्किट का इम्पिडेंस आपको बताना है क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला आपसे बताया था। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप लोग वीवीआई कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हर एक जो आपका पीडीएफ रहेगा या हर एक क्लास रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आप ध्यान से देखना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए और बार बार पूछे गए हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज है, अदरवाइज क्लास जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सेम है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, जो इम्पिडेंस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। ठीक है, और ये जेड बराबर क्या होता है, √r² होता है। ठीक है, और प्लस क्या होता है, L² होता है, यही होता है। अभी यहाँ पे r का वैल्यू आपसे दिया गया है कि कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 16 हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, दोनों को प्लस कीजिएगा, तो ये दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अगर आप इसको रूट से बाहर निकलिएगा कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो आंसर जो आपका है, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वीवीआई कर लेना, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस टाइप का। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 40 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। ठीक है, जिसमें कि 500 वोल्ट की विभव भिन्नता तक आवेशित किया गया है यानी चार्ज किया गया है। तो उस कैपेसिटर द्वारा कूलाम्ब में, क्या पूछ रहा है, कूलाम्ब में जो अर्जित आवेश होगा वो क्या होगा। यानी कि अ कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन अ कूलम। अब बताना है आपको कि उसका जो कूलम्ब होगा कैपेसिटर का वो कितना होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको इससे रिलेटेड, देखो सारी चीजें मैंने बहुत बार बताया है आपके जितने भी अभी तक वीडियोज हैं उसमें मैंने। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सॉल्व करने की कोशिश करना। कैपेसिटर की बात कर रहा है, वो भी किसमें, कूलम्ब में। ठीक है, चार्ज के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने, Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं Q का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40, है ना। माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोफैरेड में मिली में रहता तो 10⁻³ होता है, माइक्रो में है इसलिए 10 के पावर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, मिली और माइक्रो में चेंज करना आपको आना चाहिए। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500। ठीक है, कितना है, 500 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चलते हैं पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप 1 0 इसको काटोगे और 2 0 इसको काटोगे, ठीक है, और यहाँ से 3 0 आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे -6 है तो क्या बच जाएगा, -3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे 4 गुने करना है आपको, 4 गुने 5, ओके, और इंटू करना है 10 के पावर -3। कितना करना है, 10 के पावर -3 करना है। अब यहाँ से ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -3। ठीक है, अब इसको 1 0 और भी यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 0 और कैंसिल कर दिया तो ये क्या बच गया, -2। अब यहाँ पे 200 बच रहा है, कितना बच रहा है, 200। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.02। इतना तो आप कर सकते हो, है ना। तो इसको एक बार और अच्छे से सॉल्व करके आप लोग देख लेना। यहाँ तो हम रफली बता देते हैं कि आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूं।
ठीक है। तो ये चीजें सॉल्व करना आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसको इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक निष्क्रिय घटक के रूप में प्रयुक्त यानी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा पैसिव कंपोनेंट की तरह यूज किया जाता है, तो बताना है आपको कि क्या वो रेजिस्टर होगा, वैक्यूम ट्रायोड होगा, डायोड होगा या ट्रांजिस्टर होगा। नहीं, ठीक है, सभी लोग को पता होना चाहिए आपका जो रेजिस्टर होता है ये क्या होता है, पेसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, या कंपोनेंट इसको कह सकते हैं। तो जो रेजिस्टर होता है वो आपका क्या रहेगा, पेसिव कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें बाहरी सोर्स आपको देना जरूरी होता है तब ये वर्क करेगा। बाकी ये तीनों जो है अगर आप बाहरी सोर्स नहीं भी देते हो तो ये अपना वर्क कर सकता है। तो यहाँ पेसिव कौन सा हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युक्ति के अभिलक्षण एक मानक वोल्टेज सोर्स से बहुत करीब है, यानी अ डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी क्लोज टू दैट ऑन एन आइडल वोल्टेज सोर्स। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ऑन आइडल वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछ रहा है। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें आइडल वोल्टेज सोर्स होता है, यानी इसका अभिलक्षण होता है। ठीक है, तो बताना है कि क्या वो SCR होगा, FET होगा, मोसफेट होगा या फिर जेनर डायोड होगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो बताना ये है कि आइडल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा जल्दी जल्दी आप बताइए कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो क्या कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जेनर डायोड होता है। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आइडल वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक काफी ज्यादा क्या होता है, करीब होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि बोल रहा है कि जो जेनर डायोड होता है ना आपका, ठीक है, ये जो आपका जेनर डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो वो एकदम सिंपल डायोड की तरह रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सिंपल डायोड की तरह रहेगा। ओके, किस कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ओके, दूसरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें जो आप ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जब ये जेनर डायोड को आप क्या करते हो, वर्क में लेते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है ये रिवर्स बायस में होना चाहिए, यानी कि आपको जेनर डायोड को अगर यूज करना है तो इसको रिवर्स बायस में आपको लेना पड़ेगा। ओके, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए आपका कि आपका जो जेनर डायोड होता है, ठीक है, तो उसमें जो आप सप्लाई वोल्टेज देते हो, जैसे कि अगर आपके पास ये क्या है, जेनर डायोड है। ठीक है, ये आपका जेनर डायोड है। अब यहाँ पे इसको क्या करना होता है, आपको रिवर्स बायस में यूज करना होता है। ओके, अब यहाँ पे जो इसका क्या होता है, सोर्सेज वोल्टेज होता है, जो आपने सप्लाई दिया है वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या होना चाहिए, जेनर डायोड इसके जो वोल्टेज होते हैं इससे क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी कि सप्लाई वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा जेनर डायोड के वोल्टेज से। क्लियर है ना। अब इसमें करंट की बात करते हैं। ये तो आपका था वोल्टेज, लेकिन जब भी आपका यहाँ पे आई यानी कि करंट की बात आएगी तो करंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो सप्लाई करंट आपका इसमें दिया जाता है, ठीक है, जो आपका सप्लाई करंट दिया जाता है उस जो जेनर डायोड का करंट होगा, है ना, IZ, यहाँ पे VZ। ओके, तो IZ हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, जेनर डायोड का ज्यादा होगा, और जो आपका सप्लाई रहेगा करंट वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसको आप वर्क करा सकते हो, यानी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका जो जेनर डायोड होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। जेनर डायोड का यूज आप लोग कहाँ कर सकते हो, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। कहाँ पे, जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन वाला वर्क होता है ना, वहां पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है ना। चलो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये क्या काम करता है।
71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, दो कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व क्रमशः 4 mH और 9 mH है। ओके, तो यदि युग्मक का गुणांक 0.5 है तो उन कुंडलियों के बीच का आपसी प्रेरकत्व क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हमें भी हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश मैंने शायद लिखना भूल गया है, मुझे भी थोड़ा सा ये समझ नहीं आया क्वेश्चन हिंदी में, ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं इसका फिर से एक बार और। देखो यहाँ पे ना आपका आपसी प्रेरकत्व का क्या मतलब होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सभी को पता होगा अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़िएगा। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो दो कॉइल के बीच में, यानी कि दो कॉइल के बीच में क्या करता है, वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होता है प्राइमरी में, ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट होता है प्राइमरी में, ये आपको क्या करता है, सेकेंडरी में जाके कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके फ्लक्स के जनरेशन की वजह से सेकेंडरी में क्या होता है, चेंजिंग आता है, यानी कि ये क्या किस मोड में आ जाएगा, एक्टिव मोड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसी जो क्या कह सकते हैं उसको, कॉम्बिनेशन, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रेरकत्व, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इतना पता हो गया। तो यही बोल रहा है कि आपका जो दो कॉइल है उसका जो एमएच दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ये दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, इसके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है के, ठीक है, रूट होता है आपका L1, क्या होता है L1 इंटू क्या होता है L2। तो L1 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 4 mH है, और L2 का वैल्यू कितना है, 9 mH है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे और K का वैल्यू क्या है, गुणांक का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ है, 0.5 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.5 और इंटू करोगे 9 इंटू 6, कितना होगा, 9 इंटू 4, तो ये टोटल आपका कितना बन जाएगा। ये देखो 0.5 में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अपनी सुविधा के लिए इसको हाफ आधा बना सकते हो, ठीक है, 1/2 बना सकते हो। और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 9 9 3 जा कितना, 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, और इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 36 होता है ये, है ना, और इसको अगर बाहर निकालते हो आप तो ये हो जाता है 6। अब आपको ध्यान देना है कि मिली में है ये, है ना, क्या है, मिली हेनरी में है, तो 6 है और मिली हेनरी में है आपका, तो यहाँ पे मिली हेनरी का क्या होता है, 10⁻³ होता है। ओके, अब 10⁻³ होता है तो इसको इधर ले जाता है ना, इसको आपने बाहर निकाला है, तो यहाँ से 2 को कैंसिल करो और यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 इंटू 10⁻³ करो तो कितना हो जाएगा आपका, ये क्या बनता है, 3 मिली हेनरी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, 3 मिली हेनरी बनता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस में रखना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। 72 नंबर क्वेश्चन में आना क्या पूछ रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पूर्णतः प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, कितना होता है बताना है आपको ये, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है जिसका पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, रेजिस्टिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर, ठीक है, आर क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपका करंट का धारा, सॉरी करंट का जो आपका डायरेक्शन होता है सेम आपका किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन होता है करंट का और वोल्ट का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो जिसके वजह से इसमें कोई भी फेज एंगल नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा, यानी फेज एंगल तो बनता नहीं है, तो अगर आपको लिखना है कि थीटा जो होता है इसका कितना होता है, 0 होता है, समझ आया क्या,
क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेम फेज में बन रहे हैं। ठीक है, किस में बन रहे हैं, सेम फेज में बन रहे हैं। क्लियर है? जिस वजह से थीटा का यानी एंगल का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। थोड़ा सा अगर आप लोग को लैगिंग और लीडिंग यूनिटी के बारे में पढ़ना है, बताना है, तो थोड़ा सा हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। यूनिटी का मतलब होता है कि थीटा का वैल्यू आपका वन होना चाहिए, यूनिटी आपका क्या होता है, वन होता है। ठीक है। लीडिंग के मामले में जो एंगल आपका बनता है वो कितना बनता है, लीडिंग के मामले में आपका एंगल बनेगा, ओके, आर एल की बात कर रहा है, तो एल की कंडीशन में चलते हैं। एल वाला जो कंडीशन यानी इंडक्टर का कंडीशन होता है, तो वो आपका प्लस 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, प्लस 90 डिग्री। और जो सी वाला कंडीशन रहेगा, तो सी वाला कंडीशन में आपका कितना बनता है, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा, माइनस 90 डिग्री। और आर जो बनता है वो कितना बनता है आपका, जीरो। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रेजोनेंस अगर पढ़े हैं तो वहां से और भी अच्छे से समझ में आएगा। पूरा सर्किट आप लोग पढ़ना, डिपेंड करता है कि जो आप सर्किट बना रहे हो, ठीक है, वो सर्किट आपका कैसा बिहेव कर रहा है, तो उस सर्किट के अकॉर्डिंग इस सब का एंगल भी आपका डिपेंड करेगा अपॉन सर्किट के थ्रू। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम लोग आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, दूसरे पार्ट कल आ जाएगा इसी टाइम पे, या हो सकता है कि दिन में आपका आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।